अजी अब क्या होगा? घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। सुनैना दिन भर से भूखी है। उसकी हालत देखी है आपने? क्या हम यूं ही बैठे रहेंगे? अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो। मैं अभी बाहर जाता हूँ, किसी न किसी से उधार ले आता हूँ। भगवान ने पहले भी दिया था तो अब भी जरूर देगा। अजी, बीज बोने का समय निकला जा रहा है। आखिर कब आप खेत में बीज डालेंगे? आस पड़ोस के सारे लोग अपना काम खत्म कर चुके हैं। अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो। खेत भागा थोड़ी जा रहा है। कल देखूंगा, बीज डाल दूंगा। यही बात तो आप पिछले हफ्ते से कह रहे हो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और अब पूरा हफ्ता बीत गया, पर आपकी आलस तो कम होने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा चलो, अब ज्यादा भाषण मत दो। पहले गरम गरम नाश्ता लाओ, फिर खाकर सोने दो। अरे, इस आदमी से तो मैं तंग आ गई हूँ। घर में अनाज का दाना नहीं, खेत सूना पड़ा है और इसे बस खाने पीने और सोने की पड़ी है। आखिर कब ये समय की कीमत समझेगा? ये कहानी है हरिपुर गांव में रहने वाले एक आलसी व्यक्ति चंदू की। चंदू अपने पत्नी मीरा और बेटी सुनैना के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी मीरा हमेशा उससे परेशान रहती थी, क्योंकि वह अपना पूरा समय सिर्फ खाने और सोने में ही बिताया करता था। जब कभी उसे कोई काम करने कहती तो वह उसे कल करने को कहकर टाल देता था। उसकी यह आदत अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। अरे मीरा, चंदू भैया को तुम समझाती क्यों नहीं? आखिर कब तक यूं ही आलसी बनकर बैठे रहेंगे? पूरा गांव खेतों में मेहनत कर रहा है और वो बस सोने खाने में लगे हैं। क्या करूं बहन, मैं तो इस आदमी को समझा समझा कर हार गई हूँ। रोज कहती हूँ कि खेत में बीज डाल दो, नहीं तो पूरे साल भूखे मरेंगे। लेकिन इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस एक ही जवाब मिलता है, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। हाय राम, ये तो वही बात हो गई। अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे, फसल का भी समय होता है। अगर अभी बीज नहीं डाले तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये बात चंदू भैया क्यों नहीं समझते? अरे बहन, 1-2 दिन की बात होती तो सह लेती, पर ये तो हर काम को कल पर टालते रहते हैं। जब देखो आराम से चारपाई तोड़ते रहते हैं। जब खाने का वक्त आता है तब दौड़कर पहले पहुंच जाते हैं। अब बताओ, मैं अकेली क्या क्या करूं? घर भी संभालूं और इस आदमी के नखरे भी झेलूं? सच कह रही हो बहन। एक घर की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है, और ऊपर से अगर पति ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे तो औरत का जीवन और कठिन हो जाता है। सुरेखा बहन, क्या तुम गणेश भैया से बोलकर इन्हें समझाने की कोशिश कर सकती हो? शायद तुम्हारे आदमी की बात मान ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गणेश तो खुद भी यही कहते हैं कि चंदू भैया को अब सुधर जाना चाहिए। मैं आज ही उनसे कहूंगी कि जरा चंदू भैया को समझाएं। बस बहन, भगवान करे कि वो समझ जाइए, वरना इस साल तो अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इस बार भी नहीं समझे तो फिर भगवान ही मालिक है। गणेश चंदू का पड़ोसी था। वह बहुत ही मेहनती किसान था और समय की कीमत अच्छे से समझता था। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही वह अपने खेत में पहुंच जाता। उसे पता था कि अगर सही समय पर काम न किया जाए तो बाद में पछताना पड़ेगा। अगले दिन गणेश चंदू से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे चंदू भैया, बड़े मजे में लेटे हो। लगता है आराम ही आराम चल रहा है। अरे गणेश भाई, क्या बताऊं, जरा थकान सी थी तो सोचा कुछ देर आराम कर लूं। खेत तो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, जब मन होगा तब चला जाऊंगा। भैया, समय किसी का इंतजार नहीं करता। बीज बोने का सही समय यही है। अगर देर हुई तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। जब जागो तभी सवेरा।
लेकिन कभी कभी देर से जागने वाला भी अंधेरे में ही रह जाता है। अरे भाई, चिंता मत करो, खेत मेरा ही है, जब चाहूँ तब जोत लूँ। 2-4 दिन देर भी हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत पड़ेगा चंदू भैया। खेत भी बच्चे की तरह होता है, सही समय पर देखभाल न हो तो वह सूख जाता है। सही कह रहे हो गणेश भाई, मैं भी रोज समझाती हूँ मगर ये सुनते ही नहीं, बस खाते पीते और सोते रहते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों ताने मार रही हो? पहले गरम गरम रोटियां लाओ, फिर खेती बाड़ी की बात कर लेंगे। भैया, पेट तो भर जाएगा, लेकिन जब अनाज ही नहीं रहेगा तब क्या करोगे? अरे गणेश भाई, भगवान ने दिया है तो आगे भी देगा। जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। अच्छा भैया, मैं तो चला, खेत पर और काम बाकी है। गणेश निराश होकर चला जाता है। चंदू फिर से लेट जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। गर्म हवा चल रही थी। गांव के खेत लहलहा रहे थे, पर चंदू का खेत सूना और बंजर पड़ा था। गांव के किसान अपनी फसल काटने की तैयारी कर रहे थे। चंदू अपने आंगन में बैठा था। उसके पास अब खाने को कुछ भी नहीं था। घर में रखा आखिरी अनाज भी खत्म हो चुका था। अजी अब क्या होगा? घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। सुनैना दिन भर से भूखी है। उसकी हालत देखी है आपने? क्या हम यूं ही बैठे रहेंगे? अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? मैं अभी बाहर जाता हूँ, किसी न किसी से उधार ले आता हूँ। भगवान ने पहले भी दिया था तो अब भी जरूर देगा। अजी पिछले कई सालों से तो आप यही कर रहे हैं, उधार मांग मांग कर घर चला रहे हैं। अब कौन देगा आपको उधार? पूरे गांव में आपकी ये आदत मशहूर हो चुकी है। सब जानते हैं कि चंदू सिर्फ बोलता है, मेहनत नहीं करता। अब तो सुधर जाइए। अरे भाग्यवान, इतना रोना धोना मत मचाओ। मैं बैठा तो नहीं हूँ ना, जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन मदद करता है। ठीक है जी, जाइए देख लीजिए कौन उधार देता है और कौन मुंह फेर लेता है। मगर याद रखना, यह सब आपकी अपनी लापरवाही का नतीजा है। चंदू कुछ देर बाद उठता है और गांव में उधार मांगने के लिए चल देता है। वह उम्मीद लिए एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी अपनी दुकान पर खड़े थे। सेठ जी, मेरी कुछ मदद कीजिए। घर में खाने को अन्न नहीं है, परिवार भूखा है। थोड़े से गेहूं उधार दे दीजिए, जैसे ही मेहनत करूंगा चुका दूंगा। अरे चंदू, जब काम करने का समय था तब तो आराम कर रहा था, अब भूख लगी तो उधार मांगने आ गया। भाई, उधार भी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। चंदू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह निराश होकर वहां से चला जाता है और गांव के अन्य लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता है। चंदू, जब समय था तब तुमने काम नहीं किया, अब कोई तुम्हारी मदद कैसे करे? अब चंदू को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। काश मैंने समय की कदर की होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। आलस और लापरवाही ने आज मुझे यह दिन दिखा दिया कि मैं अब अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा सकता। थका हारा, निराश और टूटा हुआ चंदू अपने घर लौटता है। मीरा बड़ी उम्मीद से चंदू का इंतजार कर रही थी। अजी क्या हुआ? कहीं से कोई मदद मिली?
नहीं भाग्यवान, कोई मदद नहीं मिला। सबने साफ मना कर दिया। अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अगर मैंने समय रहते मेहनत की होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अब पछताने से क्या होगा? लेकिन अब मैं खुद को बदलूंगा भाग्यवान। अब कोई बहाना नहीं, कोई आलस नहीं। मैं पूरी मेहनत करूंगा, दिन रात खेतों में काम करूंगा। मैं अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारूंगा। मीरा चंदू की आंखों में देखती है, जहाँ पहली बार सच्चे बदलाव की झलक नजर आती है। वह हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताती है। फिर चंदू उसी दिन से अपने खेत में जी जान से मेहनत करने लगा। अगली फसल लाने तक वह किसी तरह आस पड़ोस से उधार लेकर अपने परिवार का पेट भरता रहा। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसका भी खेत हरी भरी फसलों से लहलहाने लगा और अब उसकी मेहनत रंग लाई। फसल तैयार होते ही चंदू की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अब वह पहले की तरह अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठा, बल्कि मेहनत को अपनी आदत बना लिया। सुबह का समय, सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। खेतों में हल्की हल्की धूप फैल रही है। श्यामलाल अकेले अपने खेत में काम कर रहा है। श्यामलाल एक बहुत ही मेहनती और दयालु किसान था। वह दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। अरे श्यामलाल, तुम तो सुबह से ही काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। दीनानाथ भाई, जब पेट खाली हो तब आराम की बात भी अच्छी नहीं लगती। खेत में पसीना बहेगा तभी तो घर में रोटी पकेगी। सच कह रहे हो भाई, मेरे घर तो कुछ दिनों से सिर्फ नमक रोटी ही चल रही है। बीज भी उधार का लाया हूँ। हमारे हालात भी कुछ अलग नहीं, ऊपर से पानी का भरोसा भी नहीं। खेत सूखे, जेब खाली और उम्मीद वो भी डोलती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ शहर चला जाऊँ मजदूरी करने, लेकिन घर के हालात देख कदम रुक जाते हैं। हम गांव वाले लोग मिट्टी से जुड़े होते हैं। मजदूरी भले ही शहर में मिले, लेकिन सुकून तो यही है। श्यामलाल फिर कुदाल उठाता है और काम शुरू कर देता है। आज तो मिट्टी ने कमर तोड़ दी। मिट्टी इतनी सख्त थी कि कुछ देर और काम कर लेता तो मेरी तो कमर ही टूट जाती। लेकिन आधा काम हो गया है। अब अगले हफ्ते तक पूरा खेत तैयार हो जाएगा। हाँ भाई, तुम तो सुबह से एक बार भी नहीं रुके, बस काम किए ही जा रहे थे। दोनों आपस में बातें करते हुए घर की ओर चले जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते के किनारे कुछ हलचल दिखाई देती है। दोनों रुक जाते हैं। अरे श्यामलाल भाई, देखो ना, वो कौन पड़ा है पेड़ के नीचे। वो तो कोई बूढ़े बाबा लगते हैं, शायद बेहोश पड़े हैं। चलो जल्दी उनके पास चलते हैं। दोनों भागते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे। शायद कई दिनों से कुछ खाया नहीं, हालत बहुत खराब लग रही है। हम इन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं इन्हें अपने घर ले जाता हूँ। थोड़ा खाना पानी मिलेगा, आराम करेंगे, तब शायद कुछ ठीक लगे। श्यामलाल उन बूढ़े बाबा को अपने घर ले जाता है और जितनी हो सके उतनी सेवा करने की कोशिश करता है। बाबा, आंखें खोलिए, अब आप सुरक्षित हैं। बेटा, तू तो जैसे कोई ऊपर वाले का भेजा हुआ नेक बंदा है। बाबा, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इंसान ही तो इंसान के काम आता है। श्यामलाल बाबा को गुड़ रोटी खिलाता है और एक पुराना चादर उड़ा देता है। कुछ दिनों बाद वे बूढ़े बाबा स्वस्थ हो जाते हैं
बेटा, तूने जो किया उसका फल समय आने पर जरूर मिलेगा। इतना कहकर वे चले जाते हैं। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ जाता है। बारिश न होने के कारण किसान परेशान थे। श्यामलाल का खेत भी सूखा पड़ा था। पानी के बिना सब खराब हो चुका था। 2 महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब घर कैसे चलाऊं? उधार पहले से सिर पर है और अब बीज भी डूब गया। तभी दीनानाथ वहाँ आता है। अरे श्यामलाल भाई, बड़ा चमत्कार हो गया। हमारे लिए चमत्कार तो अब बस सपना ही बन गया है दीनानाथ। तुम्हारे खेत के एक कोने से अचानक पानी निकलना शुरू हो गया है और वहीं पास में एक पत्ते पर लिखा था, जिसने भूखे को रोटी दी हो उसका हक है ये। क्या दीनानाथ भाई, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। पूरा गांव या करिश्मा देखने के लिए तुम्हारे खेत पर जुटा है। श्यामलाल का मन यह बात मानने को सख्त इनकार कर रहा था, लेकिन दीनानाथ जिस आत्मविश्वास से यह बात बता रहा था, उससे साफ झलक रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसे अचानक वे बूढ़े बाबा याद आते हैं। दीनानाथ, वो बाबा याद है जो कुछ महीने पहले मेरे खेत के पास बेहोश पड़े थे? मैंने उन्हें अपने घर पर रखा था। वो बोले थे, जो तूने दिया है वो लौटेगा। मतलब वो उसी बाबा का काम है? शायद वही थे कोई फरिश्ता या भगवान का कोई रूप जो कह गए थे, भला करोगे तो फल जरूर मिलेगा। श्यामलाल के चेहरे पर आश्चर्य भी था और विश्वास भी। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। अब हमारे गांव के सभी खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। श्यामलाल को इस मुश्किल परिस्थिति में अपने भलाई का फल मिला और वह आगे भी निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सहायता करता रहा। हे भगवान, इस बार भी फसल ठीक से नहीं हुई। कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अरे बंसी भाई, क्या बात है? आज आप बड़े परेशान लग रहे हो। चंदू, तुम तो जानते ही हो, पिछले 2 सालों से हमारे गांव हरिपुर में सूखा पड़ रहा है। ना समय पर बारिश होती है, ना ही खेत में पानी टिकता है। मेरी फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। कर्ज इतना बढ़ गया है कि अब लगता है मानो पूरा जीवन भी उसे चुकाने में कम पड़ जाएगा। बंसी भाई, मैं जानता हूँ कि हालात बहुत खराब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हिम्मत ही हार जाएं। चंदू, हिम्मत ही तो अब टूट गई है। खेत में हर बार मेहनत करता हूँ, लेकिन फसल का हाल ऐसा होता है कि हाथ कुछ भी नहीं आता। कभी पानी धोखा दे देता है तो कभी मिट्टी ही साथ छोड़ जाती है। अब तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। सच में बंसी भाई, आपकी हालात देख दिल बैठ जाता है। भगवान भी जाने क्यों मेहनत करने वालों को ही सबसे ज्यादा परीक्षा में डालता है। अब तो घर की हालात भी बिगड़ने लगी है चंदू। इस बार मैंने फसल बोने के लिए उधार लिए थे। अब साहूकार हर दिन दरवाजे पर खड़ा होता है। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। हाँ भाई, साहूकार तो बहुत सख्त आदमी है। वो तो किसी को मोहलत भी नहीं देता। यही तो मेरी चिंता है। अब तो लगता है मेरी जमीन भी साहूकार के हवाले हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ
तो बस सब खत्म हो जाएगा। बस बंसी भाई, आप घबराइए मत, भगवान पर भरोसा रखिए। हो सकता है कि हालात जल्दी बदल जाएं। अब तो बस उम्मीद ही बची है चंदू। चंदू से बातचीत के बाद बंसी उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़ता है। अजी, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। वो चंदू से कुछ बातें कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा गीता, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अजी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। साहूकार आज फिर आया था। इस बार वो बहुत गुस्से में था। 2 बार आ चुका है वो, और साफ साफ कह गया है कि अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर और जमीन अपने कब्जे में ले लेगा। ये तो होना ही था। मैं क्या करूं गीता, खेतों में फसल तो बर्बाद हो गई, कोई कमाई का दूसरा जरिया भी नहीं है। जो बचा कुचा था वो भी पिछले कर्ज में चला गया। मगर हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारी तो सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। जानता हूँ गीता, लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या। दिन भर खेत में मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ हाथ नहीं आता। भगवान ही जाने ये दुख कब खत्म होगा। अजी, मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पर अब हमें कुछ करना होगा। साहूकार इस बार सच में बड़ा कदम उठा सकता है। हाँ गीता, अब वक्त भी नहीं बचा। अगर जल्दी कोई रास्ता न निकला तो हमारी सारी जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। बंसी थके हुए कदमों से साहूकार के हवेली पहुंचता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। साहूकार अपने आंगन में बैठा हुआ था। बंसी डरते डरते उसके पास जाता है। नमस्ते साहूकार जी। अरे बंसी, तू फिर आ गया। मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि इस बार बहानेबाजी नहीं चलेगी। साहूकार जी, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहले भी बहुत समय दिया है, लेकिन इस बार मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बारिश न होने से खेत सूख गए और जो थोड़ा बहुत उगा था वो भी सूखा पड़ गया। मेरी हालात आपसे छिपी नहीं है, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। मैं जैसे तैसे मेहनत करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अब यही तो तेरी चालाकी है। पहले कहता था फसल के बाद दूंगा, फिर कहता है बारिश के बाद दे दूंगा, और फिर वही बात। नहीं साहूकार जी, मेरी कोई चालाकी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। बस कुछ समय और दे दीजिए। मेरा परिवार भूख से बिलख रहा है, घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं है। मैं सच में बहुत मजबूर हूँ। बंसी, तेरी मजबूरी मेरी परेशानी नहीं है। मैंने तुझे उधार दिया था ताकि तेरा भला हो सके, लेकिन अब ये तेरी आदत बन गई है। मैं और मोहलत नहीं दे सकता। साहूकार जी, बस 2 महीने का समय और दे दीजिए। इस बार मैं सच में मेहनत करके कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। बंसी, अगर तूने इस हफ्ते तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो समझ ले कि तेरा घर और जमीन अब मेरी होगी। साहूकार जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर मेरी जमीन छीन गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मेरे परिवार के सिर पर छत तक नहीं रहेगी। देख बंसी, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। इस हफ्ते के आखिरी तक मेरे पैसे लौटा देना, वरना तेरे जमीन और घर पर मैं कब्जा कर लूंगा। फिर कोई मिन्नत विनती काम नहीं आएगी। बंसी दुखी और उदास मन से वहां से लौट पड़ता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। घर लौटते हुए उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि अब मैं क्या करूं। अजी, क्या हुआ? साहूकार ने क्या कहा? क्या कहेगा, वही जो हर बार कहता है। इस बार तो साफ साफ बोल दिया कि अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं लौटाए तो घर और जमीन सब छीन लेगा। हे भगवान,
अब हम क्या करेंगे? इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। खेत तो पहले ही सूखे पड़े हैं। घर में जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी उधार में चला गया। अब तो किसी से उधार लेने लायक भी हालत नहीं बची। पर हमारे पास तो अब कोई गहना जेवर भी नहीं बचा जिसे बेचकर पैसे जुटा सकें। हाँ गीता, यही सोच सोच कर मेरा सिर फटा जा रहा है। अगर घर और जमीन हाथ से गई तो हमारे पास रहने के लिए भी ठिकाना नहीं बचेगा। अजी, सुना है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो हिम्मत नहीं हारते। कुछ तो रास्ता होगा। रास्ता ही तो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सारी दिशाएं बंद हो गई हैं। अजी, आप हमेशा कहते थे कि मेहनत करने वालों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। हाँ गीता, मैं जानता हूँ, पर सच कहूँ तो अब मुझे अपने हाथ पैर भी कमजोर लगने लगे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब बार बार हार मिलती है तो इंसान का हौसला भी टूट ही जाता है। अजी, चाहे जो हो जाए लेकिन हम हार नहीं मान सकते। इस मुश्किल परिस्थिति में हमें हिम्मत रखनी होगी। तुम ठीक कहती हो गीता, इस पर मैं आखिरी दम तक कोशिश करूँगा। चाहे जैसे भी हो, हमें इस मुसीबत से निकलना ही होगा। फिर वे दोनों बिना खाए इस आस में सो जाते हैं कि शायद कल कोई रास्ता निकल आए। अगले दिन सुबह बंसी के उठते ही गीता उसके पास आती है। अजी, जरा सुनिए। हाँ गीता, कहो क्या बात है। मैंने सुना है कि पास के गांव में मेला लगा हुआ है। वहाँ लोग दूर दूर से सामान खरीदने आते हैं। सोच रही थी क्यों न आप वहाँ जाकर मेरे बनाए हुए मिट्टी के बर्तन बेचने का प्रयास करें। शायद हमारी मुसीबत का कोई हल निकल आए। गीता, बात तो तुम सही कह रही हो, पर क्या हमारे बर्तन कोई खरीदेगा भी? अजी, जब हालात ऐसे हो तो छोटी से छोटी उम्मीद भी बड़ी लगने लगती है। वो मिट्टी के बर्तन मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर भगवान ने चाहा तो कोई न कोई खरीद ही लेगा। हाँ गीता, बात तो तुम्हारी सही है। जब खेत खलिहान सब धोखा दे गए हैं तो अब कुछ और करने में हर्ज भी क्या है। तो ठीक है, मैं अभी बर्तनों को टोकरी में रखकर तैयार कर देती हूँ। गीता जल्दी से अंदर जाकर मिट्टी के बर्तनों को एक टोकरी में भर लाती है। बंसी उसे लेकर एक नई उम्मीद के साथ मेला की ओर चल देता है। कुछ देर चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां मेला लगता था। उसकी नजरें चारों तरफ मेले की भीड़ तलाशती है, लेकिन वहां सिर्फ कुछ व्यापारी अपना सामान समेटते हुए दिखाई देते हैं। बंसी मायूस होकर एक व्यापारी के पास जाता है। अरे भाई साहब, सुना था यहाँ कहीं मेला लगा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेला कहाँ लगा है? मेला? अरे भाई साहब, मेला तो यही लगा था, लेकिन आज ही खत्म हो गया। सुबह तक रौनक थी, मगर अब सब अपने अपने सामान समेट कर जा रहे हैं। क्या मेला खत्म हो गया? पर मैं तो खास इसी उम्मीद में आया था कि अपने बर्तन बेच सकूं। भैया, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। सब लोग लौट चुके हैं और मेला समाप्त हो चुका है। अब मैं क्या करूं? ये बर्तन बेचकर ही तो घर चलाने की उम्मीद थी। बंसी का चेहरा उदास हो जाता है। वह निराश होकर वहीं पास में बैठ जाता है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत लिखी है मेरी। खेतों में मेहनत की तो सूखा पड़ गया। सोचा बर्तन बेचकर कुछ पैसे कमा लूं, तो मेला ही खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? क्यों बार बार मेरा भाग्य साथ छोड़ देता है?
थोड़ी देर बाद वह व्यापारी बंसी को परेशान देखकर उसके पास आता है। सुनिए भाई साहब, आप चाहे तो अपना सामान हमारे साथ गांव के बाहर वाले बाजार में बेचने की कोशिश कर सकते हैं। वहां हर दिन काफ़ी लोग आते हैं, शायद वहां आपकी चीज़ें बिक जाएं। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ भैया, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं वहीं चलूँगा। भगवान करे इस बार मेरी किस्मत साथ दे। बंसी थके हुए कदमों से लेकिन एक नई उम्मीद के साथ व्यापारियों के पीछे पीछे बाजार की ओर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर चिंता तो थी, मगर मन में कहीं न कहीं उम्मीद की हल्की लौ जल उठी थी। कुछ ही देर में वह उन व्यापारियों के साथ बाजार पहुंच जाता है। बाजार में भीड़ को देखकर बंसी खुश हो जाता है। वाह, सच में यहाँ तो खूब भीड़ है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बंसी जल्दी से बाजार में एक कोना तलाशता है और वहाँ अपनी टोकरी रखकर खुद भी बैठ जाता है। आइए आइए, बढ़िया मिट्टी के बर्तन ले जाइए। सस्ते दाम में सुंदर और मजबूत बर्तन। धीरे धीरे बंसी के पास लोग आने लगते हैं। भाई, ये बर्तन तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। कितने का दिया ये बड़ा हांडी? बस 25 रुपए में ले जाइए भैया। देखिए कितना सुंदर है। ठीक है, मुझे 2 दे दो। धीरे धीरे बंसी के पास ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। हर कोई उसके सुंदर और मजबूत बर्तनों की तारीफ करता है। बंसी मन ही मन अपने पत्नी को याद कर उसके सुझाव के लिए धन्यवाद करता है। शाम होते होते बंसी के सारे बर्तन बिक जाते हैं। उसके चेहरे पर थकान तो थी, किंतु उससे अधिक खुशी और संतोष झलक रही थी। हे भगवान, तेरी कृपा से आज मेरी मेहनत रंग लाई। अब मैं अपने घर का कर्ज चुका पाऊंगा। बंसी खुशी खुशी बाजार से निकलकर अपने गांव की ओर चल देता है। जैसे ही बंसी गांव पहुंचता है तो वह देखता है कि रास्ते में मिट्टी गीली है। जगह जगह छोटे छोटे पानी के गड्ढे भरे हुए हैं। अरे, ये तो मिट्टी गीली है। लगता है यहाँ बारिश हुई है। बंसी भागता हुआ गांव के चौपाल पर पहुंचता है, जहां कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे बंसी, कहाँ था तू? देख, आज गांव में दोपहर को मूसलाधार बारिश हुई। पूरा खेत तरबतर हो गया। लगता है इस बार फसल अच्छी होगी। काका, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। बंसी खुश होता हुआ अपने घर पहुंचता है। अजी, आप आ गए। देखिए, भगवान ने हमारी सुन ली और बारिश करवा दी। अब तो बहुत जल्द हमारी फसल तैयार हो जाएगी। हाँ गीता, भगवान ने सच में करिश्मा कर दिया। बारिश तो हुई ही है, साथ ही हमारे सारे मिट्टी के बर्तन भी बिक गए। क्या सच कह रहे हैं आप? हमारे सारे बर्तन बिक गए? हाँ गीता, आज भगवान ने हमारे मेहनत का पूरा फल दे दिया। बाजार में खूब भीड़ थी और लोगों ने हमारे बर्तन को बहुत पसंद किया। शाम तक सब कुछ बिक गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब इन पैसों से हम साहूकार का कर्ज भी चुका देंगे और अपनी फसल बेचकर आराम से गुजारा भी कर लेंगे। हाँ गीता, अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगले दिन बंसी साहूकार के पास जाकर उसके सारे पैसे लौटा देता है। इस तरह बंसी और उसकी पत्नी ने अपने जीवन के उस कठिन समय को हिम्मत, मेहनत और भरोसे के बल पर जीत लिया। बहुत समय पहले की बात है। सहारनपुर नामक एक छोटे से गांव में
श्यामू नाम का एक गरीब मगर ईमानदार कुम्हार रहता था। श्यामू मिट्टी के मजबूत घड़े बनाता था और उसके घड़ों की इतनी मांग थी कि गांव के सभी लोग उसी से घड़े खरीदना पसंद करते थे। अरे श्यामू भाई, आज आपको बाजार में घड़े बेचने नहीं जाना क्या? रोज तो सुबह सुबह ही निकल जाते हो, आज जाने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे नहीं भाई, जाना तो है ही। वो क्या है ना, आज घड़े बनाते बनाते पता ही नहीं चला कि कब दोपहर हो गई। अच्छा, तो फिर काम में इतना मस्त हो गए थे कि समय का ही होश नहीं रहा। हाँ भाई, जब अपने काम में मन लग जाता है तो ऐसा ही होता है। बस घड़े बनाते बनाते कब सूरज सिर पर आ गया कुछ पता ही नहीं चला। सच कहूँ श्यामू भाई, आदमी हो तो आपके जैसा काम से इतना प्यार करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। आप तो अपने काम में ऐसे लगे रहते हो जैसे कोई पूजा कर रहे हो। देखो भाई, आदमी को हमेशा वही काम करना चाहिए जो उसे पसंद हो। जब काम मन का होता है ना, तो मेहनत करने में थकान नहीं होती और काम में बरकत भी होती है। बात तो 16 आने सही कही श्यामू भाई, पर भाई ये तो बता दो, आज इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? अरे भाई, सोचा था इस बार कुछ और अच्छे घड़े बनाऊं ताकि बाजार में लोग देखकर खुश हो जाएं और मेरा काम और बढ़े। अपना हुनर तो निखारते रहना चाहिए ना। बस श्यामू भाई, आपकी यही सोच आपको एक दिन बहुत बड़ा कुम्हार बना देगी। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत सारा काम पड़ा है। अगर ज्यादा देर हुई तो बैल भी खूंटा तोड़कर भाग जाएंगे। हाँ भाई, तुम भी अपना काम देख लो। और हाँ, शाम को लौटते वक्त मेरे घर आना, कुछ घड़े तैयार हुए हैं, एक का तुम्हारे लिए भी रख दूंगा। अरे वाह, जरूर आऊँगा भाई। अच्छा, चलता हूँ। फिर दिनेश अपने खेत की ओर चला जाता है और श्यामू अपने मिट्टी के बर्तन लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। आज श्यामू रोज की तरह अपने घड़े लेकर बाजार तो आया, लेकिन आज उसे आने में देर हो गई थी। वह जल्दी जल्दी अपने घड़े नीचे जमाता है और वहीं बैठकर ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। बहुत समय बीत जाता है और अभी तक श्यामू के पास एक भी ग्राहक नहीं आए थे। अजीब बात है, आधा दिन बीत गया और अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आखिर माजरा क्या है? इतने में गांव का एक व्यक्ति वहां से गुजरता है। श्यामू उसे देखकर आवाज लगाता है। अरे हरिया भैया, इधर आइए ना, देखिए एक बढ़िया घड़ा ले जाइए। मेरा बनाया हुआ घड़ा है, पानी ठंडा रखता है और सालों साल चलता है। अरे श्यामू भैया, आज तो सेठ जी के पास नए नए चमकते दमकते घड़े आए हैं, देखने में सुंदर और दाम में भी सस्ते। सभी लोग वहीं से खरीद रहे हैं। अच्छा, मगर भैया मेरे घड़े में भले ही चमक ना हो, पर मजबूती की गारंटी है। देखिए, एक घड़ा ले जाइए, अगर पसंद ना आए तो पूरे पैसे वापस कर दूंगा। चलो ठीक है, एक ले जाता हूँ। अगर सच में अच्छा हुआ तो अगली बार और भी ले जाऊंगा। श्यामू खुश होकर एक बड़ा मजबूत घड़ा हरिया को पकड़ाता है। ये लीजिए भैया, ऐसा घड़ा कहीं नहीं मिलेगा, एक बार इस्तेमाल करके देखना। ठीक है भैया, अब चलता हूँ। हरिया घड़ा लेकर चला जाता है। श्यामू थोड़ी राहत की सांस लेता है, पर मन ही मन सोच में पड़ जाता है। अच्छा, तो अब सेठ जी भी मिट्टी के घड़े बेचने लगे, तभी मैं सोचूं कि मेरे ग्राहक कहाँ चले गए। श्यामू अपने घड़ों को देखता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उधर सेठ हरीराम अपने दुकान पर खड़ा था। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी थी और वह बड़ी चालाकी से अपने घड़े बेचने में लगा था। आइए आइए,
देखिए सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घड़े यही मिलेंगे। अब वो पुराने रामू कुमार के घड़े भूल जाइए, मेरे ये चमचमाते घड़े ही सबसे अच्छे हैं, देखने में भी बढ़िया और दाम में भी सस्ते। भीड़ में कुछ लोग रुककर सोचने लगते हैं कि रामू के घड़े तो हमेशा ही सबसे बढ़िया होते थे, लेकिन सेठ की मीठी मीठी बातें सुनकर वे भी उसके दुकान पर चले जाते हैं। श्यामू के घड़े भले ही मजबूत थे, लेकिन सेठ की चिकनी चुपड़ी बातों और उसके चमकते घड़ों के आगे उसकी मेहनत फीकी पड़ने लगी थी। शाम का समय था, बाजार धीरे धीरे खाली हो रहा था। श्यामू अपने घड़ों को समेट ही रहा था कि तभी सेठ हरीराम वहां आ पहुंचा। क्यों सामू, कैसा लग रहा है? मैंने कहा था ना तुम्हारा धंधा बहुत जल्द बंद करा दूंगा। लो देख लो, अब कोई तुम्हारे इन बदसूरत घड़ों को देखने तक नहीं आएगा। अरे सेठ जी, आप तो उस छोटी सी बात को दिल पर ही ले बैठे हैं। बस एक बार हुक्म कर देते हैं, मैं एक की जगह 2 घड़े आपकी हवेली भिजवा देता। अच्छा, अब ये मीठी मीठी बातें करके समझदारी दिखा रहा है। उस दिन बड़ा घमंड दिखा रहा था ना, कह रहा था सेठ जी मैं इतने मेहनत से घड़े बनाता हूँ, अगर आप मुफ्त में ले जाएंगे तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब देख लिया ना नतीजा। सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, आप बड़े आदमी हैं, मेरी छोटी सी भूल को माफ कर दीजिए। मेरी ये सजा इतनी बड़ी न बनाइए कि मेरा परिवार भूखा मर जाए। माफी वाफी कुछ नहीं, अब तो तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। भूख से तड़पोगे तब समझ आएगा कि सेठ हरीराम से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। दरअसल कुछ दिन पहले सेठ हरीराम श्यामू के पास घड़े लेने आया था, लेकिन श्यामू ने उससे पैसे मांग लिए थे। बस इसी बात पर सेठ बुरी तरह नाराज हो गया था और तभी से उसने ठान लिया था कि अब वह श्यामू के धंधे को चौपट करके ही मानेगा। श्यामू को अब पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि काश वह उस दिन एक घड़े का नुकसान सह लेता तो आज इतनी मुसीबत न आती, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं अपने मेहनत पर विश्वास बना हुआ था। उदास मन से श्यामू अपने घड़े उठाता है और भारी मन से घर की ओर चल पड़ता है। रात का समय था। श्यामू चुपचाप अपने घर आकर बैठा हुआ था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और चिंता उसके माथे पर साफ झलक रही थी। तभी उसकी पत्नी मोहिनी वहां आती है। अजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? श्यामू गहरी सांस लेता है और सिर झुकाकर पूरी बात मोहिनी को बता देता है। अरे बाप रे, तो ये बात है अजी। मुझे तो लगता है कि आपको उस दिन सेठ जी को घड़ा दे देना चाहिए था। आखिर वो इतने बड़े आदमी हैं, थोड़ा बहुत घाटा तो सहा जा सकता था ने। हाँ मोहिनी, अब सोचता हूँ तो लगता है कि शायद तुम सही कह रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि सेठ जी उस छोटी सी बात का इतना बुरा मान जाएंगे। मैंने तो सिर्फ मेहनत की कद्र करने के लिए पैसे मांगे थे, मगर अब तो ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने ठान लिया है कि मेरा धंधा पूरी तरह से चौपट करके ही मानेंगे। अच्छा जी, अब जो होना था वो तो हो गया, अब पछतावे से कुछ नहीं होगा। आप बस हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए। मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। हाँ मोहिनी, तुम ठीक कह रही हो, पर दिल में डर सा बैठ गया है कि अगर यही हाल रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा। बस आप अपने काम में लगे रहिए, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। श्यामू थोड़ा सहज होता है, मगर चिंता का बादल अब भी उसके चेहरे पर छाया रहता है। अगली सुबह श्यामू फिर अपने घड़े लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर उम्मीद तो थी, मगर मन में चिंता साफ झलक रही थी। उसकी चाल धीमी थी
मानो बोझिल कदमों से चला जा रहा हो। श्यामू बाजार पहुंचकर अपने घड़े सजाता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। हे भगवान, आज का दिन अच्छा बीते, बस कुछ ग्राहक तो आ जाएं। श्यामू मेहनत तो कर रहा था, मगर उसकी बिक्री लगातार कम होती जा रही थी। गांव के लोग सेठ के चमकदार घड़ों को ही खरीद रहे थे। श्यामू अपने घड़ों के साथ बाजार में बैठा ही था कि तभी गांव का एक व्यक्ति चंदू वहां से गुजरता है। अरे चंदू भाई, एक बढ़िया घड़ा ले जाओ, पानी ठंडा रखता है और सालों साल चलता है। श्यामू भैया, माफ करना, लेकिन मैंने पहले ही सेठ जी के घड़े ले लिए हैं। वो देखने में बढ़िया है और दाम भी कम थे। ठीक है भाई, अगर जरूरत पड़े तो याद रखना। चंदू सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता है और श्यामू निराश मन से दूसरे ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। दिन बीतता गया, लोग आते जाते रहे, लेकिन श्यामू की दुकान पर कोई नहीं रुका। वह बार बार राह ताकता कि शायद कोई ग्राहक आ जाए। दोपहर से शाम कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। सूरज ढलने लगा था, बाजार भी धीरे धीरे खाली होने लगा। श्यामू का चेहरा मायूस हो गया था। हे भगवान, आज तो एक पैसे का भी धंधा नहीं हुआ। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ये सेठ जी ने सच में मेरे धंधे पर पानी फेर दिया। वह थके हुए मन से अपने घड़े समेटने लगा और भारी कदमों से बाजार से घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद की हल्की सी किरण अभी भी टिमटिमा रही थी। अगले दिन गांव के चौपाल पर शोरगुल मचा था। सेठ हरीराम गुस्से में लोगों को डांट रहा था। कुछ लोग टूटे हुए घड़े लेकर आए थे। सेठ जी, आपके घड़े तो बस 2 ही दिन में टूट गए। हाँ, हमने पैसे देकर ये चमकदार घड़े खरीदे, लेकिन सब निकम्मे निकले। अरे तुम लोगों ने घड़ों को सही से रखा ही नहीं होगा। श्यामू के घड़े तो सालों चलते हैं, तुम्हारे घड़े तो 2 दिन में फूट गए। भीड़ नाराज होती है और लोग यह ठान लेते हैं कि अब वह सेठ की दुकान छोड़कर श्यामू से ही घड़े खरीदेंगे। उस दिन के बाद से श्यामू के पास ग्राहकों की भीड़ पहले जैसा लगने लगती है। गांव के सभी लोग उसी से ही घड़े खरीदना शुरू कर देते हैं। श्यामू की मेहनत और ईमानदारी ने रंग दिखाया। गांव वालों को उसकी मेहनत का महत्व समझ आ गया था।